हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के अध्याय प्रकाश परावर्तन अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको वार्षिक परीक्षा 2025 के अंदर पूछे जा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए यानी पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है निर्वात, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चलेगा? तो सब आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जो प्रकाश होता है, क्या होता है? प्रकाश होता है, उसका वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो वेग होता है ये कहाँ पर होता है? ये वेग होता है आपका निर्वात के अंदर। कहाँ पर होता है? निर्वात के अंदर। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा वेग कहाँ होगा प्रकाश का? निर्वात में। कहाँ होगा? निर्वात में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आता है? प्रकाश के अपवर्तनीय घटना किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है? अब प्रकाश के अपवर्तनीय घटना में किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है? देखो, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपवर्तन क्या होता है। चलो तो हम चित्र बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अपवर्तक सतह, ये कोई अपवर्तक सतह और यहाँ से ये क्या है उसका अविलंब। क्या ये अविलंब है? यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से देखो जानी तो इधर चाहिए थी पर जा कहाँ रही? इधर। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर मीडियम चेंज होता है। अब मीडियम यानी माध्यम चेंज हो रहा है तो वस्तु की यानी जो प्रकाश का वेग है उसकी चाल बदलेगी। अब पूछा क्या गया है कि किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब किस में, किस भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है, इसका कहने का मतलब कौन सी राशि नहीं बदलेगी। देखो इसमें तो बदलाव होगा, तो ये क्वेश्चन तो ये आंसर तो नहीं हो सकता कि चाल। ठीक है, अब देखो और यहाँ से कोई किरण आई तो इधर जानी चाहिए थी इधर, लेकिन जा कहाँ रही? इधर। तो इसकी दिशा में भी परिवर्तन हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखो प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक यानी अब देखो मीडियम चेंज हो रहा है यानी माध्यम चेंज हो रहा है, तो जो प्रकाश का घनत्व है यानी जो प्रकाश का घनत्व वो भी किसके? माध्यम के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज नहीं होगा? तो उसको प्रकाश के वेग की आवृत्ति चेंज नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आवृत्ति। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रकाश के अपवर्तनीय घटना में क्या चेंज नहीं होता है? आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका कौन सा? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में उपयोग होता है। अब देखो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन दूसरा है अवतल दर्पण, ऑप्शन तीसरा है समतल दर्पण, ऑप्शन चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखो अब आप देख सकते हैं समतल दर्पण का उपयोग तो नहीं होता। अब समतल दर्पण क्या है? जैसी चीज़ दिखाई दे रही है वैसी दिखा देता है, तो समतल दर्पण का उपयोग तो नहीं होता। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता उपयुक्त सभी। अब बचे कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कौन से बचे? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो अब ये क्या है? अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण को देखोगे तो अब ये क्या करता है? किरणों को फैलाता है, जबकि अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को इकट्ठा करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। यानी जो आपका सौर भट्टियां सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में दर्पण उपयोग आता है वो कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांकी कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। ये क्या दिया है? और 1.5 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको? म्यू। या तो इसको आप म्यू बोलो या इसको आप एन बोलो, यानी अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना? 1.5। ठीक है, अब कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? अब ये पूछ क्या रहा है आपको? कांच में प्रकाश की चाल यानी v। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी के अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला ये पढ़ा होगा कि एन बराबर क्या? एन बराबर या म्यू बराबर C/V। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। एन क्या है हमारा? अपवर्तनांक। सी क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। और वी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब माध्यम क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पर माध्यम दिया है कांच। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कांच। ठीक है, अब क्या है? देखो सी का मान कितना दिया हुआ है आपको? 3 × 10⁸ बटे। अब देखो ये क्या वी का मान पूछ रहा है आपसे और एन का मान कितना? 1.5। ठीक है, अब n का मान 1.5 है तो मेरे को v का मान निकालना है। तो v बराबर क्या बनेगा? 3 × 10⁸ बटे। अब ये v बराबर के लिए तो 1.5 क्या आ जाएगा? नीचे। अब देखो 1.5 से 3 कितनी बार कट
डिवाइड होगा 2 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ आया क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरा क्या पूछा है आपको, अगला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में संबंध है। क्या पूछा है, लेंस की क्षमता व फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, तो या तो आप ऐसे मानो इसको, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है हमारी P और फोकस दूरी क्या होती है एफ। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंस की क्षमता निकालने का, एफ बराबर P बराबर 1/f। P क्या है यहाँ पर लेंस की क्षमता, एफ क्या है यहाँ पर फोकस दूरी, जो दर्पण है लेंस है उसकी क्या है फोकस दूरी। तो या तो इसको आप ऐसे बोलो कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, या आप इसे ऐसे बोलो कि जो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी इसमें संबंध। तो क्या हो जाएगा P बराबर 1/f। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो पहला ही ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा, P बराबर 1/f। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की होती है। देखो अब आपने पढ़ा होगा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। क्या पढ़ा होगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध। ठीक है, संबंध पढ़ा होगा आपने। तो आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा होगा कि R बराबर 2f, ये वाला संबंध पढ़ा होगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब R, फोकस दूरी की कितनी होती है। देखो जब एक R है तो वो कितने के बराबर, 2f के। तो हम बोल सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की कितनी होती है, 2 गुनी। कितनी होती है, 2 गुनी। ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन 2 है चौथाई, ऑप्शन तीसरा है आपके पास दुगनी, ऑप्शन चौथा है कौन सा, तिगुनी। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से कौन क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की कैसी होती है, 2 गुनी। कैसी होती है, 2 गुनी। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, यानी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कौन सा, ए माध्यम की प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है माध्यम के प्रकाशीय घनत्व, ऑप्शन तीसरा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन चौथा है पृथ्वी। तो देखो अगर माध्यम चेंज होगा तो माध्यम चेंज होने पर जो चाल है प्रकाश की वो चेंज होगी, यानी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था n बराबर c/v। अब देखो अगर माध्यम चेंज होगा तो माध्यम चेंज होने से प्रकाश की चाल चेंज होगी, और प्रकाश की चाल चेंज होगी तो अपवर्तनांक भी चेंज होगा। अब देखो माध्यम के चेंज होने पर ही प्रकाश की घनत्व चेंज होता है, तो प्रकाश की घनत्व चेंज होगा तो अपवर्तनांक भी चेंज होगा। अब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, अब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य चेंज होगी तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जैसे फॉर्मूला होता है हमारा v बराबर क्या, न्यू नहीं, v बराबर हमारा फॉर्मूला 9th में पढ़ा होगा आपने, v बराबर न्यू इंटू लेमड़ा। क्या होता है, न्यू इंटू लेमड़ा। तो देखो v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यू किसको बोलते हैं, आवृत्ति को। तो आवृत्ति को, अब आपकी जो तरंग दैर्ध्य है वो चेंज हो रही है, तरंग दैर्ध्य को किसके लिखते हैं, लेमड़ा से। अगर तरंग दैर्ध्य चेंज हो रही है तो क्या चेंज हो जाएगा, आपका जो अपवर्तनांक है वो भी चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों में से कोई भी चेंज होता है तो अपवर्तनांक भी चेंज हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका, परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में संबंध होता है। अब देखो आपने परावर्तन पढ़ा होगा, अब परावर्तन क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसे मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ, मान लीजिए ये कोई आपकी परावर्तक सतह, क्या है, परावर्तक सतह। अब ये परावर्तक सतह, ये मान लीजिए इसका क्या है, अभिलंब, क्या है, अभिलंब। यहाँ से कोई आपतित किरण आती है और परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में चली जाती है, यानी जब प्रकाश की किरण सूर्य से आकर आपतित सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो प्रकाश की घटना क्या कहलाती है, परावर्तन। क्या कहलाती है, परावर्तन। अब पूछा है कि जो आपतन कोण, यानी देखो ये जो आपके, जैसे मैं आपतन कोण बताऊँ रेड पेन से, कि मान लीजिए ये है कोई आपका आपतन कोण आई और ये होता है आपका अपवर्तन यानी परावर्तन कोण। अब पूछ रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो आपने परावर्तन का द्वितीय नियम पढ़ा होगा जिसमें लिखा होता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो ऑप्शन देखो, पहले में कह रहा है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उसमें कह रहा है कि जो आई होता है वो आर से बड़ा होता है। दूसरे में कह रहा है
आर बड़ा होता है, तीसरे में अगर आई और आर दोनों बराबर होते हैं, चौथे में अगर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण का संबंध क्या होता है? वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होता है संबंध? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक प्रकाश किरण दर्पण पर 30 डिग्री पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। जैसे देखो अभी मैंने अब ऊपर बताया था इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या था कि कोण आई बराबर कोण आर। अब देखो एक प्रकाश किरण 30 डिग्री पर आपतित हो रही है, ब्लैक पेन से बनाए डायग्राम आ रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई हमारी परावर्तक सतह और ये कोई हमारा उसका अविलंब है। क्या है? अविलंब। अब यहाँ पर जो किरण आ रही है वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? अविलंब से 30 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है। अब 30 डिग्री का कोण बना रही है तो आपसे पूछा जा रहा है जो आर है वो कितना होगा, ये वाला आर कितना होगा। तो अभी आपने ऊपर देखा कि कोण आई और कोण आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब बराबर होते हैं तो देखो आर, आई की जगह क्या दिया है? 30। आई की जगह क्या दिया हुआ है? 30। आई बराबर आर होता है ना, आई की जगह 30 लिखेंगे तो आर बराबर भी कितना आएगा? 30। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी जो आप परावर्तन कोण का मान है वो कितना आएगा? परावर्तन कोण का मान आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में सर्वाधिक प्रकाशित सघन माध्यम। देखो ऑप्शन फर्स्ट है आपका वायु, ऑप्शन सेकंड है आपका केरोसिन, ऑप्शन थर्ड है आपका हीरा और ऑप्शन फोर्थ है बर्फ। क्या है? बर्फ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सघन माध्यम क्या होता है। देखो एक तो होता है आपका सघन माध्यम और दूसरा होता है आपका विरल माध्यम। सबसे पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो सघन माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक कम हो, जिसका अपवर्तनांक किस से लिखते हैं? एन से लिखे, जिसका अपवर्तनांक, सॉरी सघन माध्यम क्या है? जिसका अपवर्तनांक एन यानी क्या हो? ज़्यादा, उसे बोलते हैं हम सघन माध्यम। और जिसका एन यानी अपवर्तनांक कम है उसे बोलते हैं विरल माध्यम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकाल पाओगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी निकाल पाओगे जब क्या आपको सभी के अपवर्तनांक पता होगा। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे वायु का होता है 1। ठीक है। अब बर्फ का भी कम होता है, केरोसिन का और हीरा दोनों का, इनका दोनों का 2 से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हीरे की तो हीरे का सबसे ज़्यादा होता है 2 पॉइंट, यानी अप्रोक्सीमेट 2.7 या 2.5 के लगभग होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है वो किसका होता है? हीरा का। तो सघन माध्यम कौन सा होगा? फिर हीरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम आप किस तरीके से पता लगाओगे? तो आप इसको आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? सभी के अपवर्तनांक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस प्रकार के लेंस को पसंद करेंगे? देखो आपको पढ़ने के लिए कोई बुक दे दी, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होता है वैसे तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ने के लिए कोई बुक्स दे दी और आपको इन 4 प्रकार के लेंस दिए गए हैं। देखो कौन कौन से। ठीक है। एक तो पहला ऑप्शन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है। अब देखो अभी आपने ऊपर एक फॉर्मूला देखा था P बराबर 1/f। क्या देखा था? P बराबर 1/f। ठीक है। अब P बराबर 1/, देखा था तो ये क्या है? देखो जो P है वो फोकस दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिसकी फोकस दूरी ज़्यादा उस लेंस की क्षमता क्या होगी? यानी पावर क्या होगी? कम। तो इस प्रकार से आप दो ऑप्शन को तो हटा सकते हो, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के जितने भी लेंस हैं ऑप्शन फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी फोकस दूरी ज़्यादा है तो इनकी क्षमता क्या होगी? कम। ठीक है। अब बचते हैं आपके कौन से? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना, अब आपने पढ़ा है कि जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से क्या करता है? उत्तल लेंस तो जैसे कि दोनों का डायग्राम बनाऊं मैं तो इस प्रकार कुछ ये तो होता है आपका उत्तल लेंस और इस प्रकार कुछ होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है। तो आप देखेंगे जो अवतल लेंस है वो तो किरणों को अपसरित करता है, जबकि जो आपका उत्तल लेंस है वो किरणों को क्या करता है? अपसरित। यानी ये उत्तल लेंस तो किरणों को एकत्रित करता है, जबकि अवतल लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है। अब देखो आपको फैलाने की जरूरत है किरणों को एकत्रित करने की, क्योंकि आपको अक्षरों को पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की निर्वात में चाल। अब प्रकाश की निर्वात में चाल को क्या बोलते हैं? सी। ठीक है, तथा प्रकाश के माध्यम में चाल, अब प्रकाश के माध्यम में चाल को क्या बोलते हैं? वी के अनुपात को खाली जगह डॉट 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 कहते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एन बराबर सी अपॉन वी। क्या होता है? एन बराबर सी अपॉन वी। देखो यही फॉर्मूला बन रहा है ना, प्रकाश की निर्वात में चाल तथा माध्यम में चाल दोनों का अनुपात क्या है? ये एन। एन को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा आपका आंसर? अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा आंसर? अपवर्तनांक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। अब लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है आपका डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि लेंस के खाली जगह से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। अब देखो आपको एक ऐसी कंडीशन बतानी है कि जहाँ से आप लेंस में से किसी किरण को गुजारोगे तो वह बिना किसी विचलन यानी वो अपने पथ से बिना भटके सीधे निकल जाए। ठीक है, आपने नाम सुने होंगे, एक तो प्रकाशिक, एक तो होता है आपका वक्रता केंद्र। अगर मैं दर्पण की बात करूँ तो एक नाम होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, और अगर लेंस के अंदर बात करूँ तो होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। ये दो ऐसे बिंदु हैं, ये दो ऐसे केंद्र। अगर मैं दर्पण की बात करूं, किसकी बात करूं? दर्पण की। अगर मैं दर्पण की बात करूं तो वक्रता केंद्र में से आप कौन सी भी कैसी भी किरण गुजारो वह बिना विचलन के सीधे गुजर जाएगी। क्या हो जाएगी? बिना विचलन के सीधे गुजर जाएगी। अब बात किसकी हो रही है? यहाँ लेंस की। तो इसका अब प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर आप किरण जिस रास्ते से आती है, जिस पथ पर आती है, उसी पथ पर बिना विचलन के सीधा चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। क्या हो जाएगा? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किसी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाशीय किरण की चाल खाली जगह वह अविलंब की ओर खाली जगह जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसके लिए क्या याद रखना है कि जो विरल, देखो दो कंडीशन होती है आपकी। कौन कौन सी? दोनों कंडीशन बताता हूँ मैं। पहली कंडीशन तो होती है अगर कोई किरण है, मान लो विरल से कहाँ जा रही है? सघन में, तो यह किरण हरकत करती है अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या कर जाती है? झुक जाती है। ठीक है, अगर किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या हो जाती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन अगर यही बात उल्टी हो जाए, मतलब सघन माध्यम से किरण कहाँ जाए? विरल माध्यम में। कहाँ पर जाए? विरल माध्यम में। तो क्या हो जाएगा? किरण अविलंब से दूर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? दूर। कहाँ पर जाती है? दूर चली जाती है। ठीक है, अब पूछा क्या गया आपको? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ठीक है, लेकिन पहली खाली जगह में अब देखो विरल माध्यम मतलब अपवर्तनांक कम। ठीक है, अभी मैंने सूत्र बताया था आपको, एन बराबर सी बटे वी, बताया कि नहीं? अब विरल माध्यम मतलब अपवर्तनांक कम, तो अपवर्तनांक कम होगा तब तो चाल ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, मतलब सघन माध्यम में पहुंच गई किरण। कहाँ गई? सघन माध्यम में। अब सघन माध्यम में पहुंच गई किरण तो क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक अधिक। अब आपको पता है जो वी है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती। अगर एन अधिक होगा तो वी क्या हो जाएगा? कम। यानी विरल माध्यम से किरण सघन माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी? चाल कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी घट जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है, क्या कहना है? लेंस सूत्र लिखिए। क्या लिखना है? लेंस सूत्र। अब आपने लेंस सूत्र पढ़ा होगा, इससे पहले एक मिनट, इससे पहले एक और क्वेश्चन नंबर 16 बचा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या कहना है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्पण सूत्र लिखिए। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका दर्पण सूत्र। क्या होता है? दर्पण सूत्र। ठीक है, अब एफ क्या है? यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी। वी क्या है? तो वी है आपका प्रतिबिंब की दूरी।
और यू क्या है, बिंब की दूरी, ठीक है, बिंब या वस्तु की दूरी। अगला क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है लेंस सूत्र। कुछ नहीं करना है, देखो आपको अगर दर्पण सूत्र याद है तो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, जो प्लस है दर्पण सूत्र में उसकी जगह माइनस लिख दो और आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यह फॉर्मूला बन गया आपका किसका, लेंस सूत्र का। किसका बन गया फॉर्मूला, लेंस सूत्र का, ठीक है। यानी दर्पण वाले सूत्र में प्लस आता है और लेंस वाले सूत्र में क्या आता है, माइनस, ठीक है। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल के नियम के लिए आपको याद रखना है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, यह होता है स्नेल का नियम। लेकिन इसके लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसकी आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। और थ्योरी क्या लिखनी है, जैसे कि हम साइन को क्या बोलते हैं, ज्या, हिंदी में साइन को क्या बोलते हैं, ज्या, ठीक है। अब आई को क्या बोलते हैं, आई को क्या बोलते हैं हम, आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और जो आर है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, आर को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या लिखेंगे हम, या थ्योरी क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखनी है हमें। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी आई क्या है, आपतन कोण की ज्या, साइन क्या है, ज्या, आपतन कोण की ज्या, आर क्या है, परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एक स्थिर होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। अगर इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए और आपको 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा था, क्वेश्चन पूछा था आपको कि जो मान लीजिए कि आपको साइन आई बराबर तो दिया हुआ है, यानी आपतन कोण का मान, तो आपतन कोण की जगह मान तो दिया हुआ है आपको क्या, कि जो आपतन कोण आई है उसकी बराबर तो दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है, ए, ठीक है। और जो आर है उसकी जगह क्या दिया हुआ है, वी, ए भी दिया। और आपको पूछा गया था यू का, यही इसको क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू का मान बताइए, क्या बताना है, म्यू का मान। अब म्यू का मान बताना है, तो म्यू का मान बताने के लिए देखो, अब मैंने जो सूत्र भी आपको बताया तो वो होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो आई की जगह तो क्या लिखना है आपको, साइन आई की जगह तो आपको दिया हुआ था ए, और साइन आर की जगह दिया हुआ था क्या, बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए बटे बी। ये क्वेश्चन आपको 2024 के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आधारित पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आता है आपका, अगला क्वेश्चन आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अपवर्तन की परिभाषा आनी चाहिए, और उसके बाद क्या पूछा है, कांच की प्लेट से अपवर्तन दर्शाते हुए चित्र बनाइए। क्या बनाना है, चित्र बनाना है, ठीक है। अब चित्र बनाने के लिए क्या करोगे, देखो अपवर्तन, सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा की बात करें, जैसे कि मान लीजिए यह कोई अपवर्तक सतह, और ये अपवर्तक सतह यहाँ से ये इसका अविलंब है, ठीक है। ब्लैक पेन यूज करें तो मान लीजिए ये कोई किरण है जो सूर्य के प्रकाश से आई, यहाँ तक टकराई। अब देखो ये तो इसका अविलंब है, लेकिन ये जानी तो इधर चाहिए थी, जानी तो ऐसे चाहिए थी, ये क्या आ जाएगी यहाँ, ये होता है अपवर्तन। अब देखो मैं इसको बोल के बताता हूँ, क्या जब कोई सूर्य की प्रकाश किरण आपतित होती है कहाँ, अपवर्तक सतह पर, अपवर्तक सतह से टकराने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब कांच की प्लेट का चित्र कैसे बनाना है, तो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ चित्र है कुछ इस प्रकार का, आप वहाँ से इस चित्र को देख सकते हो। इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है वहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर, इस प्रकार का कुछ चित्र, ये चित्र आपको देखना है और बनाना सीखना है, ठीक है। ये है कांच की प्लेट से अपवर्तन का चित्र। अब क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, ठीक है। अब आपको इसके लिए दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब पहला फार्मूला कौन सा है, P बराबर 1/f। ये वाला फार्मूला कब यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है अगर f मीटर में है। कब यूज करना है, f यदि मीटर में है तब ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला कौन सा है, P बराबर 100/f। ये फार्मूला कब यूज करना है, यदि आपको जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में हो तब इस फार्मूले को यूज करना है। देखो
आंसर आप ऊपर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको, अगर आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दी तो मीटर में चेंज करनी पड़ेगी, जहां आप गलती कर सकते हो। इसलिए आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, P बराबर 100/F। जैसे ही आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिखे, आपको कुछ नहीं करना, F का मान रखना है और आंसर आएगा आपका कितना, डायोप्टर। देखो अब यहाँ पर हमें फोकस दूरी वो कितने, किस में दी गई है, सेंटीमीटर है, ये दी आपकी 20 सेंटीमीटर। तो हमें कौन से फॉर्मूले में रखना है, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन और आंसर निकालते हैं, ठीक है। क्या बताया था फॉर्मूला, P बराबर 100/F, ठीक है। अब P बराबर F जगह क्या लूँगा, 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कितने बार कैंसिल, 5, यानी जो आंसर आएगा आपका कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर। डी क्यों लिखा मैंने, डायोप्टर के लिए, जो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसमें, ये 5 किसमें आएगा, प्लस के अंदर, किसमें आएगा, +5, ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी भी क्या दे रखी है, प्लस। और आपको पता है कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस संभवतः कौन सा होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अभी इस ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर क्या दिया था आपको, फोकस दूरी दी थी, लेकिन अब क्या दिया गया है आपको, लेंस की क्षमता दी गई है, ठीक है। अब लेंस की क्षमता दी गई तो मैंने अभी आपको सूत्र क्या बताया था लेंस की क्षमता का, P बराबर 1/F। क्या बताया था सूत्र, P बराबर 1/F। अब P बराबर 1/F यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्षमता है वो डायोप्टर में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो कौन सा भी, ठीक है। तो P की जगह क्या लिखेंगे हम, -2 बराबर 1/F। अब मुझे मान किसका चाहिए, F का, तो F बराबर -1/2 बनेगा। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को तो भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के हम क्या बढ़ाएंगे, 0। ये कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर कितना आएगा आपका, 0.5 मीटर। क्या फोकस दूरी कितनी आएगी, 0.5 मीटर, ठीक है। अब आपको लेंस पूछा गया है तो लेंस कौन सा होगा, अभी मैंने बताया उत्तल लेंस है उसकी क्षमता कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। तो इसे यहाँ पर आपको जो लेंस की क्षमता दी हुई है कैसी दी हुई है, माइनस के अंदर नहीं, ऋणात्मक। तो लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। यह है आपके आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।